क्या वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ है? आज गया ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा था ना, गया आज, इसको जीत बता रहे हैं ये लोग और शर्म नहीं आती। फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं वक्फ बाय यूजर क्या है? आज नहीं है ना, गया, उसको जीत बता रहे हैं ये। अब उसके बाद सर्वे सर्वे कमिश्नर करता था ना, पूरी एक उसका प्रोसीजर था जिसमें सब एजेंसीज मिलके साइंटिफिकली सर्वे होता था। वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस था सेक्शन 4 के तहत। है क्या आज वो? नहीं। कौन करेगा? कलेक्टर। कलेक्टर सर्वे करेगा तो आप देख लीजिए उसका अंजाम क्या होगा। नॉन मुस्लिम्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉन मुस्लिम्स अंदर आने के लिए तो जीत ही बता रहे हैं अपनी। वो द्वीप में या कश्मीर में या दूसरी जगहों पे एसटी शेड्यूल ट्राइब, वो अब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ ही नहीं कर पाएंगे, इसको ये जीत बता रहे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स तो गए, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे, तो इसको ये जीत बता रहे हैं हम अपनी, तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन ऑफ वक्फ की गई, डेफिनेशन ऑफ वक्फ जो थी दुनिया भर में जो है उसको चेंज कर दिया, इसको ये जीत बता रहे हैं अपनी। है बेशर्मी की इंतहा। अब वक्त आ गया है कि इन सभी उलमाए सू को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपनी सोशल लीडरशिप को, मुस्लिम कम्युनिटी से मैं बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलकर, क्योंकि उनका भी हाल यही है, हमारे जैसा ही है। उसके अलावा क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है, वरना वक्फ की प्रॉपर्टीज आप भूल जाओ। आपकी जो बुजुर्ग आपके लिए जो इतनी कुर्बानियां अपना पेट काट काट के अपनी प्रॉपर्टीज देके गए थे, गरीबों की, मिस्किनों की हिफाजत के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी सब फलाह बहबूद के लिए, वो सब गई। ये जो पूरा फैसला आया है जिसमें सेक्शन 3 और 4 में महज कुछ रियायतें दी गई हैं और स्टे सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है, लेकिन बाकी जो मेन मुद्दे थे वो जस के तस बने हुए हैं। और इसे आप कैसे देखते हैं? बाकी तमाम लोग जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, उनका लगातार कहना है कि बहुत बड़ी राहत है, एक बड़ी जीत के तौर पे वो इसे देख रहे हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बारे में मैंने आज तक कुछ बोला नहीं था, हालांकि उनका बैकग्राउंड कैसा है पूरी दुनिया जानती है। अतीक अहमद के साथ उनके क्या संबंध थे पूरी दुनिया जानती है। अब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो ये इतने बड़े ओहदे पे बैठ के, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है, उसके पद पे बैठ के माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन होके ऐसी बात करेंगे जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का सत्यानाश हो जाए, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। जयराम रमेश साहब को तो मैं आरएसएस का स्लीपर सेल बोलता ही हूँ कांग्रेस के अंदर। उन्होंने भी एक इसके समर्थन में लंबा ट्वीट लिखा है, जो कि पूरी तरीके से उनकी जो आरएसएस के साथ संबंध है वो पूरी तरीके से उजागर करता है। देखिए, देश में बहुत बड़ी एक सिस्टम चल रहा है, एक इकोसिस्टम चल रहा है, और ये कमजोर तबकों के साथ खास तौर पे, और जो लोग देश में न्याय, इंसाफ और डेमोक्रेसी बचाने के लिए ईमानदारी और दिल से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जिन लोगों ने हाईजैक कर रखे हैं सारे बड़े बड़े मुद्दे, वो खुद हर जगह पहुंच जाते हैं जंप लेके सबसे पहले। ना उनको उन मुद्दों से कुछ लेना देना होता है, ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो आरएसएस और बीजेपी के मददगारी होते हैं। कोई भी आप केस देख लो, लेटेस्ट आपने एसआईआर का केस देखा, वो भी हार के बाहर निकले और जीत का दावा कर रहे हैं। एसआईआर जस की तस है, सिर्फ आधार कार्ड को ही अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। ऐसे लोग ही, वही इकोसिस्टम, सारे के सारा वही पूरी की पूरी टीम अब वक्फ को जीत बता रही है। वक्फ के अंदर हुआ क्या है, क्या हाथ में लेके आया? जब ये केस डाले गए थे, हम लोग मना कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना अपने मुद्दे की हत्या करने बराबर होता है, फिर भी गए ये लोग। अब वहां जाके शुरू में सब लोगों ने क्या बोला था, सभी लोगों ने, कि ये 43 के 43 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सब बेईमानी है, और उनमें से एक भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। आज उसमें से कौन सा मुद्दा है जो विड्रॉ हो गया? आप मुझे एक अमेंडमेंट बताओ जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की हो। एक भी नहीं की। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने वाला जो मामला था, उस पे तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कब तक के लिए रूल्स बनाने तक के लिए ना, रूल्स तो सरकार 2 दिन में बना देगी, अभी खत्म। और वो रूल्स ऐसे ही होंगे जो कभी कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल से हूं या नहीं हूं। ऐसे रूल बनाने में सरकार को कितनी देर लगती है। दूसरा, जो कलेक्टर की पावर थी, अब वो इसके एक बड़े अधिकारी को दे दी। हाँ, ये जरूर है कि उसको ट्राइब्यूनल में और हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हो, लेकिन जब कौन सा केस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वक्फ का जीते हैं उस पर, तो ट्राइब्यूनल में जब कागज ही नहीं होंगे, सरकार आपके खिलाफ काम कर रही होगी, सरकार के कलेक्टर लेवल के ऊपर के अधिकारी आपके खिलाफ काम कर रहे होंगे, और कलम में ताकत उनकी आ गई, तो कौन सा ट्राइब्यूनल और कौन सा हाईकोर्ट रिकॉर्ड्स के खिलाफ जाके फैसला करेगा? चलिए, उसमें
साल 1.5 साल की मैक्सिमम राहत आ गई। इसके अलावा क्या फायदा हुआ है? जो 3 मेंबर्स, देखिए किसको जीत बता रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स का काम क्या है। अब 3 लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि ये तो हमारी जीत हो गई। ये जीत हो गई ना, 3 नॉन मुस्लिम्स आ गए और सेंटर में जो वक्फ काउंसिल है उसमें 22 में से 4 आ गए, तो ये जीत हो गई इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। नहीं, सलाह नहीं दी। हाँ। ये सलाह नहीं दी है। सलाह ये दी है कि जो सीईओ होगा वो आप कोशिश करें कि कोई मुसलमान बन जाए तो अच्छा है। ये 4 और ये 3 तो रहेंगे ही नॉन मुस्लिम। ये इसको जीत बता रहे हैं। तो है ना बेशर्मी, बेईमानी, बिल्कुल बेशर्मी और बेईमानी है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, कुछ कुछ मोटे मुद्दे मैं अभी बता दूं आपको, 8-10। क्या वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ है? आज गया ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा था ना, गया आज, इसको जीत बता रहे हैं ये लोग। और शर्म नहीं आती फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं। वक्फ बाय यूजर क्या है आज? नहीं है ना, गया, उसको जीत बता रहे हैं ये। अब उसके बाद सर्वे सर्वे कमिश्नर करता था ना, पूरी एक उसका प्रोसीजर था जिसमें सब एजेंसीज मिलके साइंटिफिकली सर्वे होता था। वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था सेक्शन 4 के तहत। है क्या आज वो? नहीं। कौन करेगा? कलेक्टर। कलेक्टर सर्वे करेगा तो आप देख लीजिए उसका अंजाम क्या होगा। उसके बाद ओवरराइडिंग इफेक्ट जो था, बाकी देश में दर्जनों नहीं 85 कानून ऐसे हैं जिसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट का सेक्शन है कि इससे पहले जो भी कानून बने हैं, जो प्रेजेंट कानून है, जो बाद का कानून होता है, उसके सारे जो मुद्दे हैं वो उन सब पे, पुराने कानूनों पे भारी रहेंगे, वर्चस्व रहेगा उनका। ये सिर्फ वक्फ एक्ट में से हटा दिया और इसको ये जीत बता रहे हैं। उसके बाद नॉन मुस्लिम्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉन मुस्लिम्स अंदर आने के लिए तो जीत ही बता रहे हैं अपनी वो। अच्छा, ये वर्डिक्ट नहीं है ना, अभी फाइनल वर्डिक्ट मैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। उस पर बता रहा हूँ। एससी जो है, एसटी मुस्लिम्स जो है लक्षद्वीप में या कश्मीर में या दूसरी जगहों पे, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, वो अब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ ही नहीं कर पाएंगे, इसको ये जीत बता रहे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स तो गए, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे, तो इसको ये जीत बता रहे हैं हम अपनी। तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन ऑफ वक्फ की गई, डेफिनेशन ऑफ वक्फ जो थी दुनिया भर में जो है उसको चेंज कर दिया, इसको ये जीत बता रहे हैं अपनी। है बेशर्मी की इंतहा। अब आप जो कह रही थी ना टेम्पररी है, मैं ये जजमेंट है, इसमें एक एक पॉइंट को, 185 के करीब पेज की जजमेंट है, इसमें एक एक पॉइंट को डिटेल में, जो जो सारे पॉइंट्स उठाए गए थे ना हमारे वकीलों से, उसको डिटेल में उसके पॉइंट वाइज जाके उसकी रीजनिंग देके कि हम इसको इसलिए बुरा मानते हैं, इनकी बहस को, और सरकार के पक्ष को सही मानते हैं, फैसले किए हैं सबके ऊपर। अब कौन से दूसरे जज बैठ जाएंगे जाके? अब जब कोई आसमान से उतर के दूसरे जजेस आएंगे, जो अभी तो दिमाग लगा के दोनों तरफ की बहस सुन के एक तरह का फैसला किया है, पॉइंट वाइज जजमेंट है ये। अब जब दोबारा सुनेंगे तो तब कुछ और फैसला हो जाएगा। इस गलत फहमी में हम लोग तो नहीं आते, समझदार लोग। जो समझदार नहीं है वो आना चाहते हैं तो बनते रहे बेवकूफ। लेकिन अगर ये 20 साल बाद फैसला आया भी, मैं तो मान लेता हूं, चलिए तब बड़े ही अलग तरह के जजेस आ जाएंगे, हमारा सिस्टम सुधर जाएगा। और हम लोग तो दिन रात लगा ही रहे हैं। अम्बेडकरवादी तो कोशिश ही की तरफ की कर रहे हैं ना, कि जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था, सिटिंग जजेस ने, कि हमारे ऊपर दबाव है, वो दबाव खत्म हो जाए। तो 20 साल के अंदर जो काम होगा, कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी 20 साल में बच जाएगी बताइए मुझे? देखने के लिए भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बचेगी कोई। तो ये हालात हैं। इसके बावजूद जो लोग इनकी तरफ जाके इनकी तारीफ करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से सही काम नहीं कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी उलमाए सू को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपनी सोशल लीडरशिप को, मुस्लिम कम्युनिटी से मैं बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलकर, क्योंकि उनका भी हाल यही है, हमारे जैसा ही है। उसके अलावा क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है, वरना वक्फ की प्रॉपर्टीज आप भूल जाओ। आपकी जो बुजुर्ग आपके लिए जो इतनी कुर्बानियां अपना पेट काट काट के अपनी प्रॉपर्टीज देके गए थे, गरीबों की, मिस्किनों की हिफाजत के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी सब फलाह बहबूद के लिए, वो सब गई। तो ये तमाम लोग जो इसको बेहतर बता रहे हैं और एक न्यायपालिका की ओर से बड़ी राहत की तौर पे देख रहे हैं, समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा उन तमाम लोगों की क्या एक गलत फहमी है, या वो जनता में गलत फहमी पेश करना चाहते हैं? इतने बड़े बेवकूफ हैं तो उनके ऐसे काम में टांग ही नहीं अड़ानी चाहिए। अगर वो इतने ही बड़े बेवकूफ है, कम अक्ल है, समझदार नहीं है, ये मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है बात कहते हुए भी और ये बात सुनते हुए भी। वो मिले हुए ही हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो आरएसएस के पेरोल्स पर होंगे या आरएसएस के हमदर्द। वो तमाम लोग भी हैं सर जो सड़कों पे उतर के लंबे अर्से तक उन्होंने पहले तो प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ,
उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश किया और कोर्ट इस पूरे केस को पहले सुने, कोर्ट में ये मामला एक्सेप्ट हो जाए, इस पर भी पहले एक प्रेशर था, उसके लिए भी लड़ाई की उन्होंने पहले, और उसके बाद अब जब कोर्ट इस पर हियरिंग कर रही है तब वो इसको कह रहे हैं कि उन्हें एक बड़ी जीत मिली है। हम लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे कि हम एक ड्रामा देख के खुश होते रहेंगे? यही तो इकोसिस्टम बन गया है कि सारे इशू को हाईजैक करके मुट्ठी भर लोग अपने हाथ में कर लेते हैं सब इश्यूज को, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करते। आरएसएस से मिलजुल के ही लचर कार्रवाई करते हैं, जानबूझ के हारने के लिए केसेस लड़ते हैं, पूरी ताकत से नहीं लड़ते। जो आंदोलन भी करते हैं उसमें अपने पैसे जमा करते हैं। आंदोलन भी कौन सा मजबूत आंदोलन हुआ? बंद कमरों के अंदर आंदोलन आंदोलन होता है क्या? एक प्रोटेस्ट करके, जैसे अभी एसआईआर का प्रोटेस्ट बंद हो गया कि आंदोलन रहा है, अब अगर कंटिन्यूअस होता है वो आंदोलन होता है। और उसके बाद बिना सिख कम्युनिटी से बात किए, बिना क्रिश्चियन कम्युनिटी को बीच साथ में लाए, बिना बौद्ध कम्युनिटी को, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को लाए बगैर जो आंदोलन हो रहा है उसको तो उनका मकसद वो आरएसएस की मंशा ही सॉल्व करना होता है ना। कानूनी तौर पे उनको समझ क्या है? जो बहस हुई है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहस ही ऐसी हुई थी कि आपको रिलीफ क्या मिलता, और यही बाबरी मस्जिद में हुआ था, यही ज्ञानवापी में हुआ है, और ये अब इसमें। और आप देख लेंगे जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी के लोगों के भी जो आंदोलन चल रहा है, अगर वो ठीक से नहीं होंगे तो सबका अंजाम यही होगा। आरएसएस पूरी रिसर्च करके सब काम करती है, तो उनका मुखालफत करने के लिए भी अच्छे मजबूत समझदार लोग चाहिए जिनका ट्रैक हिस्ट्री हो जीत की। हार के हर केस रोने की जिनकी हिस्ट्री हो, उन लोगों को तो आसपास भी नहीं आने देना चाहिए किसी बड़े मुद्दे के। ये वक्त आ चुका है, ये एक इकोसिस्टम है, लोगों के अंदर एक अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जीत बताना, हारी हुई चीज को जीत बताना, वो इसलिए है क्योंकि हम अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब को अच्छा मानते रहे कि देखो इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए, इतना आंदोलन किए, और ये अब अगर हार बताएंगे आके कि हम हार गए, मैंने तो आपको पॉइंट्स बताए ना 10 पॉइंट, ये तो गायब हो गए ना। इसको जीत बता रहे हैं, वो हार बताएंगे तो लोग जूते से नहीं मारेंगे। ये एक इकोसिस्टम, एक सिस्टम बन चुका है जिससे जिससे आम आवाम को अब आगे निकलना पड़ेगा, रिजल्ट मांगने पड़ेंगे। रिजल्ट बताओ, आप कौन सा केस जीते हो, आपको हमें यहां ला के दिखाओ। बाबरी मस्जिद जीते हो? नहीं। संभल की मस्जिद का केस जीते हो? नहीं। कौन सा केस जीते हो आप? ज्ञानवापी का जीते हो? नहीं। ये रिजल्ट पूछना पड़ेगा, वरना सिस्टम बना हुआ है, हम बहादुरी से लड़े, हमने इतने किए, और हार को फिर जीत बता दो। सर ये तो उकसाने वाली बात हो गई ना, आप जनता को सीधे तौर पे उकसा रहे हैं। मैं जनता को सच्चाई बता रहा हूं, और ये लोग जो जनता को बहका रहे हैं उनसे जनता बहके ना, इसलिए मैं जनता को रोक रहा हूं कि वो बहक ना जाए।